हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड चल रहा है। पुराने बुक में चैप्टर 3 है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से संबंध में। बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बच्चों। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर रूप से हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप लोग प्ले लिस्ट जरूर विजिट कर लें। 2024 का हम न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर आपको कोर्स कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आप लोग किसी भी बोर्ड से बच्चों, किसी भी बोर्ड से आप लोगों को सिर्फ ये टारगेट रखना है कि बोर्ड एग्जाम का हमको पेपर देना है। चाहे आप यूपी से हो, एमपी से हो, बिहार, राजस्थान, झारखंड, कहीं से बच्चों आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हो। हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही कवर करेंगे बच्चों। आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप कोर्स कंप्लीट कराएंगे कि नहीं कराएंगे। जो एग्जाम में पूछा जाता है एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। हम हर एक वीडियो में यानी एक लेक्चर में हम एक ऐसा क्वेश्चन कराते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम और द्वितीय नियम को समझाइए, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फैराडे ने अपना नियम कब दिया। 1833 में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए थे। कब दिए थे बच्चों? 1833 में। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बेसिक पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं एक विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण करता हूँ। विद्युत अपघटनी सेल का मतलब क्या होता है बच्चों? एक पात्र है और इस पात्र में मैंने कह दिया भाई विद्युत अपघट पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, विद्युत अपघट मतलब NaCl मैंने भर दिया। ठीक, इस पे 2 इलेक्ट्रोड होंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रोड होंगे। यहां पर मैं 2 इलेक्ट्रोड बना देता हूं, एकदम शॉर्टकट में 2 इलेक्ट्रोड मैंने बना दिया। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड बना दिया क्योंकि मैं विद्युत अपघटनी सेल बनाता हूं और दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं विद्युत अपघटनी सेल में। इसको मैं बाह्य परिपथ से जोड़ देता हूं। कहीं ना कहीं ये विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पर एक मान लो कोई सेल या बैटरी लगी हुई है, ये लो। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लीजिए बाह्य विद्युत स्रोत है, यहाँ से हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं, कुंजी लगा सकते हैं। यहाँ पे यदि प्लस की बात की जाए तो ये एनोड होता है बच्चों। ठीक है, और यदि माइनस की बात की जाए तो ये कैथोड होता है। ओके, अब ये चीज हो गया। जैसे ही हम बाह्य परिपथ से इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे जो बच्चों NaCl है ये अपघटित हो जाता है। NaCl अपघटित होता है तो Na पॉजिटिव बनाता है और Cl निगेटिव बनाता है। ठीक है, जब NaCl टूटेगा तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। थोड़ा समझने की कोशिश करना ना। NaCl टूटा, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला भाग निगेटिव की ओर जाएगा। तो Na पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ये आपके निगेटिव की ओर यहाँ पर जाएगा। और Cl निगेटिव कहाँ जाएगा? एनोड की ओर बच्चों, तो यहाँ पर Cl निगेटिव होगा। अब देखो इलेक्ट्रोड पर ये पदार्थ जा करके जमा हो रहा है। सोडियम कैथोड के पास जा रहा है, क्लोरीन एनोड के पास जा रहा है। तो हो सकता है क्लोरीन आपस में क्रिया क्लोरीन गैस बना ले, बाहर हो जाए। लेकिन ये पदार्थ पर जाकर के जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये पदार्थ पर जमा हो रहा है, ये चीज तो सबको पता है कि भाई साहब विद्युत अपघट 2 भागों में टूट गया। एक तो यानी पॉजिटिव में, एक यानी Cl निगेटिव में। यानी पॉजिटिव और निगेटिव भाग टूट गया, धनात्मक भाग ऋणात्मक भाग की ओर जाएगा, मतलब कैथोड की ओर जाएगा। ऋणात्मक जो आपका इलेक्ट्रोड होगा और जो आपका ऋणावेशित वाला चार्ज है ये आपका बच्चों एनोड धन आवेश युक्त इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर विद्युत रासायनिक सेल में इसका अपोजिट होता है। बिल्कुल होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो हमारे भाई साहब फैराडे साहब आए, बोले यार ये चीज जो आपका जो इलेक्ट्रोड के पास पदार्थ जमा होता है या मुक्त होता है, ठीक है, जमा हो रहा है या मुक्त हो रहा है। जैसे हमने आपको बताया था विद्युत रासायनिक सेल में कि जिंक का आपका एनोड लगा रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसी को दे देता है और जिंक 2 पॉजिटिव विलयन में चला जाता है। यानी इलेक्ट्रोड से पदार्थ मुक्त भी हो जाता है या इलेक्ट्रोड के चारों ओर पदार्थ जमा होता है। जैसे यहाँ पर पदार्थ जमा हो रहा है। यदि अभी ऐसा भी हो सकता था कि ये पदार्थ क्षरित हो जाए, और जैसे मान लीजिए हम विद्युत रासायनिक सेल में आपको पढ़ाए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका Zn है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रोड को दे देता है यानी रॉड को, और 2 पॉजिटिव के रूप में विलयन में चला जाता है। ये आपने विद्युत रासायनिक सेल में पढ़ा है। तो इसी को माइकल फैराडे साहब बोले कि भाई साहब इसमें जो पदार्थ मुक्त या जमा हो रहा है ना, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? धारा प्रवाहित करने पर। यानी जितना हम धारा प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा अपघटित होगा और इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उतनी अधिक होगी। तो उन्होंने पहले में यही नियम बताया कि किसी भी विद्युत अपघट में इलेक्ट्रोड पर जो भी पदार्थ मुक्त होता है, यानी पदार्थ जाकर के जम जाता है, इलेक्ट्रोड पर बता रहा हूं, वो किस पर डिपेंड करता है? प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। किसने बता दिया? भाई साहब माइकल फैराडे साहब का कथन कंप्लीट। पहला नियम यही है कि भाई साहब जो भी पदार्थ की मात्रा है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W है, वो समानुपाती है धारा।
धारा मतलब आवेश, आवेश, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि समानुपाती हटाओ तो यहां पर एक नियतांक लग जाता है, ठीक है, जहां पे आपका z क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। बच्चों आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। मतलब बच्चों Q बराबर कितना हो जाएगा, I गुणा T, यानी यहां पर मैं ZIT लिख सकता हूं। ये आपका पहला नियम कंप्लीट हो गया। कुछ भी नहीं है भाई साहब, लिखना है ना, नोट्स बनाना है, विधिवत लिखना आप लोगों को। बिल्कुल हमारे चैनल में आप लोगों को एक ही चीज बहुत बेहतर मिलता है, नोट्स। बहुत प्रॉपर रूप से आप नोट्स बनाएंगे बच्चों यदि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और हम आप लोगों के लिए मात्र 100 रुपीज में पूरा का पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट नोट्स देते हैं 100 रुपीज में। कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगा 9685299149, जिस भी बच्चा को लेना हो तो 9685299149 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। ओके, तो विद्युत अपघटन के किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। I एम्पियर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित हो रही तो इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पर जो पदार्थ मुक्त होता है वो W जो समानुपाती है Q के। Q समानुपाती हटाओगे भाई साहब तो आपका Z नियतांक लग जाएगा। तो आप यहाँ पर आवेश का होता है ना धारा गुणे समय, ये पहले भी बता चुका हूँ, वही चीज है, ZIT आपका निकल कर आ चुका है। Z रासायनिक तुल्यांक है, इतना में हम कंप्लीट सेशन नहीं छोड़ेंगे। अभी तो प्रथम नियम यदि आता है, प्रथम नियम तो इतना लिख दोगे बच्चों। यहां पर मैं एक चीज और इस पर परिभाषा निकालूंगा कि भाई किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक क्या है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक फार्मूला निकल कर आया, ये फार्मूला Z बराबर IT है, सॉरी W बराबर ZIT है, ये मेरे पास एक फार्मूला निकल कर आ गया। अब देखिए बच्चों, ये आपका जो Z है ना, यही तो है रासायनिक तुल्यांक। क्या है, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। इसकी यदि कोई परिभाषा पूछ दे तो फिर आप इसकी परिभाषा कैसे देंगे, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। यदि मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड पर ही तो धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अर्थात पदार्थ पर ही तो बता सकते हैं भाई साहब। किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक यदि निकालना है तो पदार्थ का द्रव्यमान ही रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। लेकिन कब, कि यदि मान के चलता हूं आपका आवेश कितना हो, 1 कूलाम, आवेश 1 कूलाम, तो मतलब आपका धारा 1 एम्पियर, भाई Q बराबर IT होता है, इसका मान 1 तो I का मान भी कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, यानी 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर। और जो आपका समय है वो भी आपका 1 रहा होगा, तो 1 सेकेंड, ठीक, ये चीज हो गया। थोड़ा देखिएगा, परिभाषा आसानी से निकल जाएगा। यानी धारा का मान भी इकाई है, समय का मान भी इकाई है, तो W बराबर आपका Z निकल कर आ गया। यानी जो Z है ये रासायनिक तुल्यांक है, वो पदार्थ की मात्रा के ही बराबर होता है। लेकिन कब भैया, जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर, ये एम्पियर है ना, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर जो भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या जमा होगी पदार्थ, वही उस पदार्थ की रासायनिक तुल्यांक कहलाएगी। फिर से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, आप लोगों को एक एक पॉइंट कोशिश करता हूं समझाने के लिए। आप लोगों का भाई दिनचर्या गड़बड़ ना होना चाहिए। W बराबर कितना होता है, ZIT। हमने कहा धारा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, और कितना समय तक बहा बच्चों, 1 सेकंड। और इस धारा से जो पदार्थ मुक्त हुई वही आपका Z है, क्योंकि I और T का मान 1 है। तो यहां पर आप लोग परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो रासायनिक तुल्यांक का, कि किसी भी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z, किसी भी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान है, यानी W यानी वेट है, पदार्थ का मात्रा है। तो भाई साहब किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है जो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त या जमा होती है। परिभाषा लिखना है, लिख सकते हो, छोटे नहीं हुआ भाई साहब कि नहीं सर आप हमें जब लिखाएंगे तभी हम लिखेंगे। तो लिखो बच्चों, किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह द्रव्यमान है जो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होता है। ठीक, तो ये पहला नियम कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं बच्चों द्वितीय नियम की, कि भाई द्वितीय नियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है। पहला नियम तो आसानी से आप लोगों ने समझ लिया कि पहला नियम क्या है। भाई हमारे पास एक सिंगल कोई भी विलयन है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित की है तो पदार्थ मुक्त हो रही है। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रवाहित धारा की मात्रा पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इस बार जो है ना बच्चों, श्रेणी क्रम में कई सारे विद्युत अपघट्टों को जोड़ दिया जाए और फिर धारा प्रवाहित किया जाए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर आप देखो कि तीनों पात्र हैं, तीनों में अलग अलग विलयन है। यहाँ पे H2SO4, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे AgNO3, तीनों में अलग अलग विलयन है और तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। और तीनों में भैया हम धारा प्रवाहित कर, श्रेणी क्रम में धीरे धीरे धारा प्रवाहित करेंगे तो बच्चों इन पर
पदार्थ या तो मुक्त होगी या तो जमा होगी, दो ही चीज तो हो सकता है। इलेक्ट्रोड पर या तो पदार्थ जमा होती है तो मुक्त होती है। तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रासायनिक तुल्यांक। मतलब यहां पर एक प्रकार से ई रासायनिक तुल्यांक अर्थात तुल्यांकी भार, ठीक है, कि भाई पदार्थ क्या उसका तुल्यांकी भार क्या, उस पर डिपेंड करता है। तुल्यांकी भार को किससे दर्शाते हैं जानते हैं? ई से दर्शाते हैं। फैराडे ने अपने द्वितीय नियम में बताया कि जो भी वेट है ना, पदार्थ की मुक्त होने वाली मात्रा जो है ना, वो समानुपाती है उसके तुल्यांकी भार के। इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए कापर का आपका इलेक्ट्रोड लगा है, कापर वहां पर जाकर मुक्त होता है, तो कापर का तुल्यांकी भार क्या है बच्चों, ये चीज है, इतना ध्यान रखिएगा। अब मैं यदि आपसे कहता हूं कि समानुपाती हटाओ तो एक नियतांक लगता है, यहां पे मैं एक समानुपाती एक स्थिरांक कह सकता हूं। अब बच्चों मैं ई इधर ले आऊं तो W बटा ई बराबर क्या हो जाएगा? ये स्थिरांक के बराबर है। ये किसने बताया बच्चों? ये बताया, किसने बताया? ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये फैराडे का द्वितीय नियम है कि कई सारे सेल है ना, मतलब छोटे छोटे सेल हो गए भाई, देखो ना ये विद्युत अपघटनी सेल ही तो है। विद्युत अपघटनी सेल कब कहते हैं? एक पात्र ले लिया हमने, उसमें विद्युत अपघट पदार्थ डाल दिया और 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया, वो विद्युत अपघटनी सेल हो जाता है। बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं, तो कई सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, फिर बाह्य परिपथ से धारा प्रवाहित की, मतलब कई सारे बिलियनों पर हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया और श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तब उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा कंडीशन होता है यार, ऐसा कंडीशन होता है, मतलब सभी बिलियनों में जो इलेक्ट्रोड लगा है उसमें जो पदार्थ मुक्त होने वाली उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा जो है उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। जैसे मैं कंपेयर करूंगा किसी दो के लिए, तो भाई ये मान लीजिए, ये तो सबके लिए कंपलसरी मैंने कहा, तो W1 बटा E1 भी एक स्थिरांक होगा, ठीक है, जिस प्रकार से आपका ये निकल कर आया। फिर यदि आपसे कह दूंगा W बटा E2 भी एक स्थिरांक होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ये भी एक स्थिरांक, ये भी स्थिरांक, तो इन दोनों को मैं कंपेयर भी तो कर सकता हूं बच्चों। W1 बटा E1 बराबर W2 बटा E2, ये मैंने कंपेयर भी तो कर दिया। पक्षांतर करूंगा तो ये W1 है ना, नीचे आ जाएगा W2 बराबर E1 बटा E2। ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई। जब श्रेणी में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघट्य के बिलियनों से होकर विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। सीधा फंडा है। पहले तो आपने प्रवाहित धारा पर देखा था, लेकिन इस बार प्रवाहित धारा पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, इस बार रासायनिक तुल्यांक यानी तुल्यांकी भार पर डिपेंड करता है। जैसे कापर का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, कापर पर जाकर के कापर पदार्थ ही मुक्त हो रहा है, तो कापर का तुल्यांकी भार है वो तुल्यांकी भार पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि विद्युत अपघट्य में कोई भी दो पदार्थ मैंने लिए जिनके मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W1 W2 है और रासायनिक तुल्यांक अर्थात तुल्यांकी भार E1 और E2 है। तो भाई साहब मैंने आपको एक सिंपल तरीके से जैसा मैंने आपको यहाँ पे समझाया वही चीज यहाँ पर लिखा कि भाई W समानुपाती E है, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, तो W बटा E भी एक नियतांक या स्थिरांक है। तो जिस प्रकार W बटा E है इसलिए W1 बटा E1 आपके लिए पहले बिलियन के लिए है, दूसरे बिलियन के लिए है, क्योंकि दोनों स्थिरांक के बराबर है इसलिए हम इसको तुलना कर सकते हैं बच्चों और इस प्रकार से फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपका द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम में सीधा बहुत ही सिंपल है। अभी बच्चों आप लोगों को नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट लेने के मैं पर्याप्त समय देता हूं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को 2 मिनट में वीडियो स्किप कर दो, ऐसा नहीं होगा। आप लोग बेहतर रूप से आप लोग इसको तैयार करो, नोट्स प्रॉपर रूप से बनाओ, जितना मैं बनाता हूं उतना तो आप लिखो ही। 2024 के लिए प्रॉपर रूप से आप नोट्स लिखो। भाई द्वितीय नियम आएगा तो कितना लिखना है सर, हमको प्रॉब्लम होगी, उसके लिए बच्चों यहाँ पर इतना जितना मैं आपको करा रहा हूं उतना तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो पहला नियम किसी एक बिलियन के लिए है, लेकिन द्वितीय नियम जो है भाई कई सारे बिलियन, जैसे मान लो श्रेणी क्रम में कापर सल्फेट और AgNO3 बिलियन को समान मात्रा में जोड़ दिया जाए, धारा प्रवाहित किया जाए, तब उनके तुल्यांकी भार का अनुपात पूछा जाए। तो भाई मात्रा का अनुपात निकाल दो, तुल्यांकी भार का अनुपात निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से कंसेप्ट क्लियर किया जाए आप लोगों का। भाई द्वितीय नियम में क्या बताया गया कि जो W है वो समानुपाती होता है E के। जब W समानुपाती हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगता है, एक स्थिरांक लगता है, तो W बटा E बराबर एक स्थिरांक ही हो गया बच्चों। क्या हो गया? एक स्थिरांक हो गया। इसी प्रकार आप कह सकते हो W1 बटा E1 भी एक स्थिरांक होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर आप कहोगे W2 बटा E2 भी एक स्थिरांक होगा। तो सबके सब स्थिरांक ही बराबर हैं, तो हम तो ये भी कह सकते हैं W1 बटा E1 बराबर W2 बटा E2। यहाँ से एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2। मतलब ये जो पदार्थ मुक्त हो रहे हैं उनका अनुपात या तुल्यांकी भार का अनुपात यदि देखा जाए तो बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारा फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम कंप्लीट होता है। आप लोग छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से यार बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं, इसलिए चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।
share, subscribe.